राजू सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। राजू सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम गीतेश सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का नितेश सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सुबेरे पी जाता था। श्री गीतेश सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे का क्रांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकांत इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक वैज्ञानिक के विशेष प्रेमी नहीं थे, बल्कि उसने बहुधा खड़े जोर से अपनी निंदा और तिरस्कार किया था। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से अमेरिका में शामिल हुए और खुद किसी न किसी बर्तन का पाठ ले गए थे। गौरीपुर में गुड़िया के जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू धर्म का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। अंतिम कुटुंबम के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल साजिशों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसी वह जाति और देश दोनों के लिए बर्बाद कर देती थी। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझ में भी आदर न देता है। स्वयं ने अपनी पत्नी को ही इस विषय पर खुलकर विरोध जताया था। इसका कारण यह नहीं था कि उसे अपने सास ससुर, देवर या भोटान आदि से घृणा थी, बल्कि उनका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और देने पर भी परिवार के साथ निर्वासन न हो सके, तो आए दिन की कला से जीवन को नष्ट करने की चुनौती यही उत्तम है कि अपना विस्तार अलग पकाई जाए। दीप्ति एक बड़ी उच्च कुल की लड़की थी। उनके पिता एक छोटी सी जायदाद के मालिक थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकारी, फाड़ फानूस, अनारेरी, जादूगर और कर्ज, जो एक प्रतिष्ठित तलाकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और भव्य पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। 7 लड़कियां नष्ट हो गई और दैव योग से सबकी सब जीवित रही। पहली गंग में तो उन्होंने 3 दिल की फिल्में देखी। 20,000 कंपनी का कर्ज सिर पर हो गया तो खुला खुला हाथ में सामान ले लिया गया। दीप्ति चौड़ी लड़की थी। वह अपनी सभी बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उनसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि यह विवाह कहाँ से होता है। ना तो यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ पड़े और यही
स्वीकार था कि उसे अपने को कर्ज देना पड़े। एक दिन श्रीकांत उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। लगभग नगाड़ी प्रचार का चंदा था। बहुत सी अपने स्वभाव पर रिझ गए और प्रशंसकों से श्रीकांत से का दीप्ति के साथ ब्याह हो गए। दीप्ति अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस दिन की उसे बचपन से ही आदत पड़ी थी, उसने यहाँ नाम मात्र को भी नहीं बताया था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही बढ़ गया। कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं थी। रेशमी अंतिम तिथि पर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था। बोरा दीप्ति ने अभी कुछ ही दिनों में अपने को इस नए दौर का ऐसा अनुकूल बनाया मानो वह विला का सामान कभी देखा ही नहीं था। एक दिन 2 बजे ब्रिज बिहारी सी 2 भाई लिए आए और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। दीप्ति भोजनालय उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन व्यवसाय है। हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज्यादा नहीं था। बड़े घर की बेटी किफायत बढ़ना, उसने सब घी मांस में डाल दिया। ब्रिज बिहारी ने कहा, तो दाल में घी नहीं था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं? दीप्ति ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। ब्रिज बिहारी जोर से बोला, अभी परसन घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? दीप्ति ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहेगा। उसने सब ने मुझे मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह लकड़ी से बनी लकड़ी इंसान जरा जरा सी बात पर टिक जाती है। ब्रिज बिहारी को भाव की यह ठिठाई बहुत बुरी घटना हुई। तिनक पर बोला, मायके में तो फिर घी की नदी छोड़ो हो। धार्मिक ग्रंथियाँ सहायक है, मार भी सलायक है। मायके की निंदा पर उन्होंने कहा, यह सही नहीं है। दीप्ति मुख पर फिर कर बोली, हाथी मेरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नृत्य नई कछार खा जाते हैं। ब्रिज बिहारी जल गया, थाली पलटन दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़ कर खींच लूं। दीप्ति को भी गुस्सा आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होता तो आज इसका मजा चखाते। अब अनपढ़ उज्जर ठाकुर से नहीं रहा। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहे उस पर हाथ साफ कर लिया था। खड़ी ऊंचाई दीप्ति की और जोर से लटकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखो, नाल और हथियार भी। दीप्ति ने हाथ से खड़ा होकर रोकी, सिर बचा लिया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। गुस्से के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर डंक हो गई। स्त्री का बल और साहस पुरुष और प्रतिबंध पति एक है। उसे अपने पति के साथ ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। दीप्ति खून का भूत पीकर रह गई। श्रीकांत सिंह शनिवार को घर आए थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक दीप्ति कोप भवन में रही, ना कुछ खाई ना पी। उनकी बात बनी रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल दर्शन समय घर आए और बाहर जाकर कुछ इधर उधर की बातें की। कुछ देश काल संबंधी समाचार और कुछ नए सहयोगी आदि की चर्चा करने लगे। यह मुकाबला 10 बजे रात तक हो रहा है। गांव के भाद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि भोजन पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ की स्थापना करना कठिन हो गया था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायत एकांत हुआ तो ब्रिज बिहारी ने कहा, भैया
तुम जरा भाभी को समझाओगे कि मुंह संभाल कर बातचीत करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। राजू सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ बहू, बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों में मुंह लग जाए। ब्रिज बिहारी, वह बड़े घर की बेटियां हैं, तो हम भी कोई कुर्मी खार नहीं हैं। श्रीकांत ने चिंतित स्वर में पूछा। आखिर बात हुई? ब्रिज बिहारी ने कहा। कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझन में हैं। मौके के सामने हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया। श्री गीतेश खा पीकर दीप्ति के पास गए। वह भरी हुई थी। ये असली भी कुछ आंकड़े थे। दीप्ति ने पूछा। चित्त तो आकर्षक है। श्री गीतेश बोले। बहुत प्रसन्न है। घर में रखे गए इस हॉस्टल में यह अवैध घोटाला किया गया है। दीप्ति की त्योरियां पर बल पड़ गया। झुंझलाहट के मारे बदन में डूब सी दहक पड़ी। बोली, जिसने देखा यह आग लगी है, उसे पाऊं मुंह झुलसा दूं। श्री गीतेश, इतनी गर्म फिल्म होती है, बात तो कहो। दीप्ति, क्या कहूँ, ये मेरी किस्मत का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा 21 चपरासीगिरी करने का भी शोर नहीं। मुझे खड़ा होने से मार कर यो ना अकड़ता। श्री गीतेश, सब हाल साफ साफ कहो। तो अशुभ हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। दीप्ति पर स्नफे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से ज्यादा नहीं था। सबने मुझे मांस में डाल दिया। जब खाया तो देखा दाल में घी नहीं है। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला लग रहा, मुझसे नहीं आ रहा। मैंने कहा कि वहाँ इतनी घी तो नहीं, कछार खा जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुंह पर खड़े होकर फांसी मारी। यदि हाथ में ना रोक लूँ तो फिर सिर कट जाएगा। इसी से पूछा, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ है? श्री गीतेश की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस। दीप्ति बंदर के स्वभाव के कारण रोती रहती है, क्योंकि उसकी पलकें पर्दे पर रहती है। श्री गीतेश बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित भी कभी क्रोध आता था। राक्षस के चेहरे पर क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम किया जाता है। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक झपकी नहीं। प्रातःकाल अपने पिता के पास बोला, दादा, अब इस घर में मेरा निर्वासन नहीं होगा। इसी तरह की विद्रोहपूर्ण बातें श्री गीतेश ने कई बार अपने कई दोस्तों को हाथ में लेकर बताई, लेकिन दुर्भाग्य से आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहानियां पढ़ी। सिद्धांतों को उपदेश देना भी कितना सहज है। राजू सिंह घबराकर बोले, क्यों श्रीकांत? इसलिए कि मुझे भी अपना मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में जब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है, जिनके बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वो उनका चढ़ावा सिरते हैं। मैं दूसरे का नौकर घर पर नहीं रहता। यहाँ मेरे पीछे अब साली पर खड़े चांद और जूतों की बौछार होती है। अगली कड़ी बात तक चिंता नहीं। कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ। यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर टकराए घुसे पड़े और मैं दम ना मारूं। राजू सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकांत उनके सदैव आदर करते थे। उनके ऐसे किशोर देखकर बूढ़े ठाकुर अवाक रह गए। बस इतना ही बेटा बोला, बेटा तुम विद्यमान ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां ऐसी होती है, घर का नाश, बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकांत, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही चित्र बुझाने से इसी गांव में कई घर संभाल गए।
पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसका प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशु व्यवहार मुझे आश्रय देता है। आप सच मानिए, मेरे लिए ये कुछ कम नहीं है कि ब्रिज बिहारी को कुछ सजा नहीं होती। अब राजू सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और ना सुन सके। बोले, ब्रिज बिहारी भाई है, उन्हें जब कहीं भूल चूक हो उसका कान पकड़ो। लेकिन श्रीकांत, ब्रिज बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं मानता। राजू सिंह स्त्री के पीछे श्रीकांत जी नहीं, चीनी, नारियल और अनुवेग के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि ब्रिज बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के घर आ बैठे। कई शैतानों ने जब यह सुना कि श्रीकांत पत्नी के पिता के पीछे से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों की मधुर वाणी सुनने के लिए उनकी आत्मा तिल मिलाने की जगह है। गांव में कुछ ऐसे कुटिल इंसान भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। उन्होंने कहा था, श्रीकांत अपने बाप से दबता है, इसलिए वह झुकता है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह कथनी का कीड़ा है। राजू सिंह अपनी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांत। कोई हुक्का पीने का रेस्तरां और कोई सामान की रसीद लेकर बैठ गया। राजू सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों का ताड़ लिया गया। उन्होंने तय किया कि कुछ ही यो ट्रैक न हो, इन डोगियों को ताली बजाने का मौका न दूंगा। तत्काल कोमल शब्दों में बोले, बेटा, मैं बाहर नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा जो जी बर्बाद करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलिनोइस का अनुभव झल्लाया हुआ ग्रेजुएट की यह बात कोई समझ नहीं पाई। उसे डायबिटीज क्लब में अपनी बात पर एक अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे बढ़ावा देने की खबर बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी, वह उसकी समझ में नहीं आया। बोला, ब्रिज बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रहा। बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है जो कुछ भूल गया, उसे तुम बड़े पैमाने पर क्षमा करो। श्रीकांत, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि सह नहीं सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। यदि वह आपसे अधिक प्यार करता है तो मुझे विदा करे, मैं अपना भार आप तक ले जाऊंगा। अगर मुझे रखना है तो वो कहिए, जहाँ पर धागा चला जाएगा। बस यह मेरा अंतिम निर्णय है। ब्रिज बिहारी सिंह द्वार की चौखट पर खड़े बड़े भाई की बातें सुन रही थी। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ कि श्रीकांत के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी यह इतना मन नहीं करता था। श्रीकांत का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने सच में उन्होंने कभी उससे घोड़का तक नहीं था। जब वह अल्लाह से मिलने गया तो उसने मुकद्दर की जोड़ी से कोई वस्तु नहीं खरीदी। पिछले साल जब उन्होंने अपने से डायचे युवाओं को नागपंचमी के दिन दंगल में छोड़ा था, तो उन्होंने पुलकित डायचे में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 साल के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से ऐसी दिल विदारक बात आज सुनकर हैरान हो गई। ब्रिज बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपनी कहानी पर
पूछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी, उनसे कैसे बोलूंगी, मेरी तरफ से उनके सामने कैसे बैठूंगी। उसने समझाया था कि भैया ने मुझे समझाया था। इस आशा के विपरीत आज उन्होंने निर्दयता की मूर्ति बनाई हुई पाई। वह मूर्ख था, लेकिन उनका मन कहा था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकांत अकेले में उसे 2-4 बातें कहते देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख नहीं होता। भाई का ये कहना है कि अब मैं इसका सूरत नहीं देखना चाहता। ब्रिज बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया। बिजनेस में जाकर कपड़े पहने। प्लास्टिक दुकानदार जिसमें कोई ये न समझे कि रोता था। अब दीप्ति के द्वार पर ज्ञान बोला, भाभी, भैया ने स्नेह किया है, वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहता, इसलिए अब मैं चलता हूँ। मेरा जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना, यह कहावत है। कहते ब्रिज बिहारी का गला भर आया। जिस समय ब्रिज बिहारी सिर हाय दीप्ति के द्वार पर खड़े थे, उसी समय श्रीकांत सिंह भी अकेले लाल के सामने आ गए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत से बाकी फेर ली और कतरा कर निकल गया, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। दीप्ति ने ब्रिज बिहारी की फरियाद तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इस तनिक पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि इतनी गर्म दरारें हो जाती है। उस पर यह भी डर लगा था कि कहीं मध्य प्रदेश के इलिनोइस में उथल पुथल मच गई है तो कैसे कर सकते हैं उदाहरण। इस बीच में जब वह ब्रिज बिहारी को दरवाजे पर रखती है तो यह कहती है कि जब मैं जा रही हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकांत को देखकर दीप्ति ने कहा, लाला आउटलुक बहुत रो रहे हैं। श्रीकांत, तो मैं उत्सुकता से करूं? दीप्ति, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने यह कहाँ से खेला है। श्रीकांत, मैं ना बुलाऊंगा। दीप्ति, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है। ऐसा न हो कहीं भी चल दे। श्रीकंठ ने उठे। तीसरे से ब्रिज बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। ब्रिज बिहारी इतना कहकर लौट आए और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ गए। अंत में दीप्ति के कमरे से बातचीत की और उसका हाथ पकड़ लिया। ब्रिज बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू बोले, मुझे जाने दो आनंदी। कहाँ जाते हो ब्रिज बिहारी? जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। दीप्ति, मैं ना जाने दूंगी। ब्रिज बिहारी, मैं तुम्हारे रहने लायक नहीं हूँ। दीप्ति, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक बैग भी आगे ना खरीदे। ब्रिज बिहारी, जब तक मुझे यह ना दिखाई दिया कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक इस घर में कदापि ना रहूँगा। दीप्ति, मैं ईश्वर को साक्षात देकर कहती हूँ कि मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकांत का दिल भी मोहने लगा। उन्होंने भारी विज्ञान ब्रिज बिहारी के गले को लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। ब्रिज बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि प्रियजन मुँह न देखूंगा। उसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकारोक्ति बढ़ाता हूँ।
श्रीकांत ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर फिरेगा तो फिर ऐसा अक्सर ना। अध्यापन। राजू सी बाहर से आ रहे थे। दोनों मजदूरों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गया। बोल उठे, बोलती, घर की बेटियां ऐसी ही होती है। दिखाइया हुआ कम बनाने की जगह है। गांव में जिसने यह वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में दीप्ति की उदारता को संकेत दिया। बर्बर घर की बेटियां ऐसी ही होती है।